रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला क़ल्बी कुरान वास्क़ि हयाती कुरान। अब हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद ज़फ़र महमूद साहब, फाउंडर चेयरमैन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से नहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने ख़िताब से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना का और तमाम आप साहिबान का कि आज सब जमा हुए इस नेक काम के लिए। हज़रात, दस्तूर हिंद का हिस्सा 3 उसका उन्वान है बुनियादी हुकूक़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। उसका एक आर्टिकल 26 है, गिरा बांध लीजिए इसकी इस मामले में, और उसकी हेडिंग है कि मजहबी मामलात के इंतज़ाम की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर तबके को हक़ है कि वो अपने मजहबी मामलात का इंतज़ाम खुद करे। अब उसमें लिखा क्या है? उसमें 3 चीज़ें ख़ास तौर से लिखी हैं जो हुकूक़ हैं। उसमें से एक हक़ है धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करना, संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना और ऐसी संपत्ति का प्रबंधन करना। ये हुकूक़ हैं। दूसरी बात वो भी नोट कर लीजिए, इसकी भी गिरा बांध लीजिए कि मुल्क में कानून साजी के अमल पर आईनी पाबंदी लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे मुल्क में कानून बना दो। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फ़लाँ तरह का कानून बना सकते हो, फ़लाँ का नहीं बना सकते हो। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस पे हमारे संविधान ने अंकुश लगा रखा है। वो कहाँ है अंकुश? वो है आर्टिकल 13(2) 13(2) में वेरी क्लियरली साफ बिल्कुल लिखा हुआ है क्या लिखा है कि मुल्क ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस हिस्से की हुकूक़ इंसानी के इस हिस्से के तहत दिए गए हुकूक़ को छीनता हो या महदूद करता हो। और इस शिक़ के ख़िलाफ़ यानी कि 13(2) इसके ख़िलाफ़ बनाया गया हर कानून बेअसर तस्वूर किया जाएगा। ये हमारे दस्तूर ने हमें प्रोटेक्शन दिया है कि देश ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छीनता हो या सीमित करता हो, और इस खंड के विरुद्ध बनाया गया हर कानून निष्प्रभाव माना जाएगा। क्लियर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब वक्फ बिल 2024 के बारे में मैं शुरू में स्टेटमेंट आपको अर्ज़ कर दूं, जो कि मैं जब से वक्फ बिल पेश हुआ है तब से ही कर रहा हूं, कि ये जो है बिल ये अमली बेज़ाब्तगियों का शिकार है और आइनी खिलाफ वर्जियों, पसमानदा इक़दामात, गैर मंतकी बातों, गैर जवाज़ों और पेशगी तसव्वुरात से भरा हुआ है। लिहाजा पूरा बिल वज़ारत को वापस कर दिया जाना चाहिए, इस ताकीद के साथ कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ बिल 2024 वही चीज़ हिंदी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको। वक्फ बिल 2024 प्रक्रियागत अनियमितताओं से पीड़ित है और ये संवैधानिक उल्लंघनों, प्रतिगामी कदमों, तर्कहीनताओं, अनुचितताओं और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। लिहाजा पूरा बिल मंत्रालय को वापस भेजा जाना चाहिए और ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि इस बिल को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाए। अब आप आगे बढ़ते हैं। मौजूदा कवानीन के कुछ मिसालें
वक्फ से हट करके दूसरे मज़ाहिब के जो प्रतिष्ठान हैं वक्फ औक़ाफ़ की तरह, हमारी प्रॉपर्टियों की तरह के, उनको गवर्न करने के जो क़वानीन मुल्क में हैं उनके ऊपर ज़रा नज़र करते हैं। उत्तर प्रदेश का कानून है उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 से चला रहा है, आप सोच लीजिए। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल अनलेस ही इज़ ए हिंदू बाय रिलीजन बी एलिजिबल फॉर बीइंग और कंटिन्यूइंग एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कमिटी और CEO और एज एन एम्प्लॉय। न बोर्ड का मेंबर बन सकता है अगर हिंदू नहीं है अगर, न एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन सकता है, न CEO बन सकता है और न कोई एम्प्लॉय मुलाजिम बन सकता है। क्लियर बिल्कुल लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर वो हिंदू धर्म से नहीं है, बोर्ड या कार्यकारी समिति का सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कर्मचारी बनने या बने रहने के लिए पात्र नहीं है। अब आगे देखिए उसी में क्या लिखा है कि वाराणसी का कलेक्टर और कमिश्नर और यूपी गवर्नमेंट के 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और 1 डायरेक्टर कल्चर, ये लोग बोर्ड के मेंबर हैं। इन लोगों के लिए क्या लिखा है? इन लोगों के लिए लिखा है कि यदि बोर्ड का कोई सदस्य राज्य सरकार का सेक्रेटरी, संस्कृति विभाग का निदेशक, वाराणसी का कमिश्नर व कलेक्टर इस कारण से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता कि वो हिंदू नहीं है, तो इस संबंध में उसके ठीक नीचे उपलब्ध व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा। ये मुल्क का कानून है जो 1983 और उसके पहले से भी चला आ रहा है। इसी तरह का कानून तमिलनाडु में है, वहाँ भी है कि कोई गैर हिंदू कुछ काम नहीं कर सकता। तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास 1959, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त वगैरह वगैरह, वो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा। क्लियर बिल्कुल। और जब वो इस धर्म का पालन करना बंद कर देगा तो उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्या लिखा है? आयुक्त वगैरह, वहाँ भी वही, वो हिंदू धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति होगा और जब वो उससे हिंदू धर्म अगर छोड़ देता है तो अपने पद से मुक्त हो जाएगा। कर्नाटक में क्या लिखा है? वहाँ भी यही लिखा है, एग्जैक्टली वही, सेम लैंग्वेज, कॉपी पेस्ट। उड़ीसा में क्या लिखा है? वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो हिंदू धर्म का पालन हो और जो न्यायिक या प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो, उसे आयुक्त अपॉइंट करेगी। तो इसमें मुझे आपसे अर्ज़ ये कर, एक और कानून, एक 160 साल पुराना कानून है, अभी भी चल रहा है, धार्मिक न्यास अधिनियम 1863, द रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 1863। उसमें हर मज़हब के लिए लिखा हुआ है कि तमाम हर मज़हब के जो अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, किसी भी तरह के फैसिलिटीज़ चल रही हैं, वो उसी मज़हब के मानने वाले लोग ही उसको गवर्न करेंगे, मैनेज करेंगे। ये क्लियर बहुत दिनों से चला आ रहा है, कोई ख़ास बात नहीं। लिहाजा ये जो वक्फ बिल आया है इसमें इस सब की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा तेलंगाना और कर्नाटक के रियासती वक्फ बोर्ड ने तो पहले ही पूरे बिल को मुस्तरद कर दिया है ऑलरेडी। अब ये है जो अभी आपके सामने फरमा रहे थे कि फैज़ साहब और मौलाना, कि वो अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने कि साहब आपको जो एतराज़ करना हो करिए। JPC ने, और वो 13 सितंबर को मेरे नज़दीक ख़त्म हो जाएगा मौका, लेकिन इसमें अवामुल नास को तो करना ही है। आप तो सही बात है, लाखों करोड़ों हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें हुकूमत से ये कहना है कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये काम मरकज़ी वक्फ कमेटी, सूबाई वक्फ बोर्डों और मुल्क की नुमाया मुस्लिम तंजीमों और इदारों के ज़रिए मुश्तरका तौर पर किया जाना चाहिए। ये काम JPC का नहीं है।
जेपीसी जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं है, और इस काम के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दिया जाना चाहिए, कम से कम। आगे सुनिए, 2 बरस के करीब हो गए सेंट्रल वक्फ काउंसिल को 20 लाजमी मुस्लिम मेंबरों और लाजमी मुस्लिम सेक्रेटरी से महरूम कर दिया गया है। ये सब मैं पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको अर्ज कर रहा हूँ। ऐसा करना वक्फ कानून के सेक्शन 9 और दस्तूर हिंद के आर्टिकल 26 के ख़िलाफ़ है। ये भी याद रखिए कि मरकज़ी वक्फ काउंसिल अपने अंदरूनी उमूर का इंतज़ाम वक्फ की आमदनी से करती है, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं करती। वहाँ ये बेदखली है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आमदनी से अपना इंतज़ाम। वहाँ से 20 मेंबर होने चाहिए और 20 मुसलमान होने चाहिए, कानून में लिखा है। सबको ख़त्म, खारिज 2 साल से। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है, आमतौर से आवाम को मालूम नहीं है। रियासती वक्फ बोर्ड्स अपनी कारकर्दगी के बारे में मालूमात मरकज़ी वक्फ काउंसिल को फराहम करेंगे, ख़ास तौर पर उनकी माली कारकर्दगी, सर्वे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वक्फ दस्तावेज़ात का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ जायदादों पर तजावज़ात, सालाना रिपोर्ट्स और ऑडिट के बारे में। जिस तरीक़े से और जिस मुद्दत में काउंसिल की तरफ से मुकर्रर किया जाए उस तरह, ये ज़िम्मेदारी काउंसिल की है, और काउंसिल है ही नहीं 2 साल से। अगर मरकज़ी वक्फ काउंसिल इस बात से मुतमईन हो कि किसी बेज़ाब्तगी या इस एक्ट की दफ़ात की ख़िलाफ़ वर्जी की इब्तदाई शवाहिद मौजूद हैं, तो वो मख़सूस मामलात पर रिपोर्ट्स तलब कर सकती है। इतने सब पावर्स हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, आपने सेंट्रल वक्फ काउंसिल ही ख़त्म कर दी। मरकज़ी वक्फ काउंसिल नहीं है, इसलिए काम नहीं हुआ। और जब 2 साल से मरकज़ी वक्फ काउंसिल ही नहीं है, तो बिल का मसवदा किसने तैयार किया? मौलाना जब 2 साल से मरकज़ी वक्फ काउंसिल है ही नहीं, तो बिल का मसवदा किसने तैयार किया? औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ मसवदा, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, वो 2 साल से खारिज है, वो मसवदा तैयार हो गया। ये सवाल पूछना ज़रूरी है। लिहाजा हुकूमत से जो डिमांड हमारी है वो ये कि खाली आसामियाँ 20 के 20 मुस्लिम मेंबर्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, उसको पुर करें, और मरकज़ी वक्फ काउंसिल के तमाम अराकीन की तकर्रुरी कानून के मुताबिक मुस्लिम तबक़े से करें, और कानून के मुताबिक काउंसिल का सेक्रेटरी भी मुसलमान होना ज़रूरी है। लिहाजा किसी सीनियर मुस्लिम ऑफिसर को काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। और ये जो काम जेपीसी कर रही है, इस नौ तश्कील शुदा काउंसिल को वक्त से मुताल्लिक़ हक़ाइक़, डेटा जमा करने के अमल को चलाना और निगरानी करनी चाहिए। ये उनका काम है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कानून मैंने आपसे अभी बताया कि इवन सेक्रेटरी का मुसलमान होना ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कानून में लिखा है ये पहले से। इस वक्त जो कानून है उस पर तो अमल करना पड़ेगा। उन्होंने तो जो बिल बनाया है उसको मान करके 2 साल पहले से उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो नई काउंसिल का एक और बड़ा अहम नुक्ता है। नई काउंसिल का इब्तदाई नुक्ता 2024 का वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका इब्तदाई नुक्ता 2014 होना चाहिए, क्योंकि तब से वक्फ तरमीमी एक्ट 2013 को नाफिज किया जाना था। ये जो बिल है, ये 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए, ज़बरदस्त अमेंडमेंट हुए, अल्लाह खुश रखे अपने के रहमान ख़ान साहब को और उनकी टीम को, ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स हुए, उसको ख़त्म करने का है ये पूरा बिल। तो अब 2013 के बाद से 10 साल हुए, इस 10 साल में कारकर्दगी क्या हुई, वहाँ से शुरुआत होगी ना। ये थोड़ी कि 10 साल के बाद आपने उस एक्ट को ख़त्म कर दिया, नया लाने की कोशिश में है तो वहाँ से शुरुआत हो। नो,
तो वक्फ बिल 2024 के ज़रिए बड़ा सवाल, मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जा रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ मुख्तलिफ सलूक, वक्फ एक्ट 1995 में लिखा हुआ है कि ये सारे मेंबर जो मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल वक्फ काउंसिल की, ये सब मुसलमान होंगे, सबके लिए लिखा हुआ है। अब जो ये मौजूदा कानून ला रहे हैं उसमें काउंसिल के पहले तो 100% मुसलमान थे, अब कह रहे हैं 50% से कम की ज़रूरत है मुसलमान होने की, 50% से ज़्यादा गैर मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं। ये बिल में लिखा है जो पेश हुआ, ये चार्ट नए मौजूदा कानून है, हेलो, जो मौजूदा कानून है उसका और जो बिल में करना चाह रहे हैं, देख लीजिए। ये अभी 20 जो मेंबर हैं उसको 21 की दे रहे हैं और 21 में से 11 का मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से वक्फ बिल ये भी लिखा है 11 तक तो हो सकते हैं गैर मुस्लिम, लेकिन 2 का होना लाजमी है गैर मुस्लिम। 2 सीटों पे मुसलमान बैठ ही नहीं सकता अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। यही है नए बिल में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी नॉन मुस्लिम। ये पहली मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं है आज़ादी के बाद से कि कहाँ नॉन मुस्लिम का लफ्ज़ जो लीगल टर्मिनोलॉजी में इंट्रोड्यूस करना यह पहली बार हो रहा है। तो हुकूमत क्यों चाहती है, सवाल, हुकूमत क्यों चाहती है कि मुस्लिम वक्फ का इंतज़ाम गैर मुस्लिमों के ज़रिए किया जाए। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तफरीक़ है और ये आइन के आर्टिकल 15, 25, 26 और 29 की ख़िलाफ़ वर्जी है। अब उस आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 जो वक्फ बोर्ड के बारे में बताता है कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन लोग हैं। उसमें चेयरमैन समेत सबका मुसलमान होना ज़रूरी है, ये मौजूदा कानून है, वो बहुत अरसे से चला आ रहा है। उसमें इन्होंने भी वही चीज़ की कम से कम 2 जो है गैर मुस्लिम होना ज़रूरी हैं। और सुनिए, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, उसके लिए जो मौजूदा कानून है उसमें लिखा है कि अगर मुसलमान नहीं है तो जो साबिक़ एमएलए हैं और एमपी हैं उसमें से ले लो। बहुत अच्छी बात, समझदारी की दस्तूर के हिसाब से उसको ही ख़त्म कर रहे हैं, लिखा है सारा बिल के अंदर। तो जहाँ हुकूमत मुसलमानों से ये आइनी हक़ क्यों छीनना चाहती, उसी तरह से जगह जगह, एक जगह ये लिखा हुआ है कि जहाँ लिखा है कि सारे के सारे मुसलमान होंगे, वहाँ ये लिमिट कर रहे हैं कि बस फ़लाँ फ़लाँ कैटेगरी मुसलमान हो, बाकी ज़रूरी नहीं है। तो हुकूमत मुसलमान होने की कानूनी ज़रूरत को सिर्फ 4 अराकीन तक क्यों महदूद करना चाह रही है, जबकि मौजूदा कानून के मुताबिक तमाम अराकीन का मुसलमान होना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हर स्टेट 29 वक्फ बोर्ड हैं, हर एक का CEO मुसलमान ऑफिसर होना ज़रूरी है, ये कानून में लिखा हुआ है और है, चल रहा है उसके हिसाब से। उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, अब बिल में ख़त्म हो। तो हुकूमत मुसलमानों के उनके बुनियादी हक़ आर्टिकल 26 से क्यों महरूम करना चाहती है कि रियासती वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान होना चाहिए। मज़ीद ये अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें यह है कि वक्फ बोर्ड जो है वो 2 मुस्लिम ऑफिसर के नाम देगा गवर्नमेंट को और उसमें से एक को वो अपॉइंट करेगी। अब ये भी ख़त्म, वक्फ बोर्ड का कोई रोल नहीं होगा, हुकूमत जिसको चाहे बना देगी। ये भी तो मज़ीद ये कि हुकूमत मौजूदा जमहूरी अमल और आइनी हक़ को क्यों ख़त्म करना चाहती है कि जहाँ बोर्ड 2 नाम तजवीज़ करता है और हुकूमत उनमें से एक को मुकर्रर करती है। लिहाजा अभी तक जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, मरकज़ी वक्फ काउंसिल, रियासती वक्फ बोर्ड्स और CEO के तकर्री में हुकूमत ने मुसलमानों के इस आइनी हक़ को वापस लेने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत वो अपने वक्फ के मामलात का ख़ुद इंतज़ाम कर सकते हैं, जो उनके ईमान
और सकाफ़त का हिस्सा है। लिहाजा ये मुजव्वज़ा तरामीम गैर आइनी हैं और नाकाबिल कबूल हैं। एक और मैं पॉइंट यहाँ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। जब मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी बिल पेश करते हुए, तो कहा था कि हम 2 ख़वातीन भी हों इसके अंदर, ये भी हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये 23 सितंबर 2013 का गज़ट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो 2013 का अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऑलरेडी ये पास कर दिया गया कि हर स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 मेंबर खातून होंगी। मैं आपको गज़ट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। लिहाजा ये बात सही नहीं है। मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में कहा, दैट्स नॉट करेक्ट। मरकज़ी वक्फ काउंसिल और रियासी वक्फ बोर्ड्स में शिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस करना पहले ही वक्फ तरमीमी एक्ट 2013 के ज़रिए किया जा चुका है। एक और अहम मुद्दा, बड़ा शोर मचा हुआ है कि 9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वो। इसके बारे में भी बराए मेहरबानी हकीकत समझ लीजिए। जब से वक्फ बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया है, मीडिया में कुछ गलत रिपोर्टें गर्दिश कर रही हैं। उनमें भारत में वक्फ जायदादों के मसनूई तौर पर बढ़ाई गई तादाद शामिल है। इस हवाले से ये वजाहत करना ज़रूरी है कि भारत में वक्फ जायदादों की वाहिद मुस्तनद तादाद है 4,90,021, जो जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेज सफ़ा नंबर 220 में अवामी तौर पर दस्तयाब है। बाद में GIS मैपिंग करवाई। GIS मैपिंग के मतलब सैटेलाइट से कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से देखो। GIS मैपिंग से, और जो सच्चर कमेटी ने बताई ये रिपोर्ट, वो हर वक्फ बोर्ड ने लिख करके दी है कि मेरे पास इतनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब GIS मैपिंग से मुताल्लिक़ बढ़ाई गई तादाद दरअसल काबिले इंतज़ाम यूनिट्स यानी मैनेजमेंट यूनिट्स हैं। यही नाम लिखा है उसमें, जो गवर्नमेंट की का पोर्टल है, मैनेजमेंट यूनिट्स। अब वो क्या होता है, अगर एक वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 4 बिल्डिंगें बनी हैं तो 4 हो गई, उसको 4 मान लिया। बल्कि उसमें अगर 4 माले हैं तो हर एक को 4 मान लिया। बल्कि एक माले के ऊपर 2 फ्लैट हैं तो वो 2 मान लिया। इस तरह आर्टिफिशियल ये बढ़ी हुई तादाद है, वरना तादाद 4,90,021 है। चंद और हक़ायक़ आपके सामने पेश करता हूँ, इसको आप गौर से सुनिए, तब हम आगे की बात करते हैं। कि प्रधानमंत्री की जो उच्च स्तरीय कमेटी थी, जिसे सच्चर कमेटी कहा जाता है, उसने देश के विभिन्न भाषाओं में विज्ञापन देकर जनता की राय मांगी थी, जिसके जवाब में भारी संख्या में जनता ने वक्फ प्रणाली पर विस्तृत रिप्रेजेंटेशन भेजे। और JPC चली थी 1996 से 2006 तक। और सच्चर कमेटी, इन्होंने कम से कम 20 सूबों के दौरे किए, इंक्लूडिंग राजस्थान। मैं भी आया था उसमें। वहाँ उन्होंने वक्फ बोर्डों के लोगों, मुतवल्लियों, अवाम के विभिन्न शेड्स ऑफ ओपिनियन, सरकारी अफसरों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से तफसीली मुलाकातें करके जानकारी ली और लिख करके जानकारी ली सबसे। सोच ली कितना डेटा कलेक्ट हुआ। इन जानकारियों का संकलन करने के लिए सच्चर कमेटी ने कंसल्टेंट अपॉइंट किए और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गोष्ठियाँ की। इस पूरी कार्रवाई का लेखा जोखा बाइंड करके मंत्रालय में दाखिल कर दिया गया और उसकी एक कॉपी बाइंड करके नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में दाखिल कर दी गई। सब रिकॉर्ड मौजूद है। इसी प्रकार JPC ने भी काम किया और दोनों की रिपोर्टें, JPC 2006 की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट के संसद के पटल पर रख दी गई। तो इसलिए एक ने काम किया 18 महीने तक, एक ने काम किया 6 साल 7 साल तक। उसकी बुनियाद के ऊपर सारी डेटा कलेक्ट करके और पार्लियामेंट के अपनी रिपोर्ट भी रख दी। फिर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ बनी उसकी जांच करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, जिसका चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी था। कम से कम 15 सेक्रेटरी थी, उनकी रिपोर्ट आई।
उन सब की रोशनी में वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में भारी अमेंडमेंट किए गए। अब कुछ सवाल कि 2013 के अमेंडमेंट एक्ट और रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन या निफाज किस किस सूबे में कब कब कितना कितना हुआ, इसमें कितनी सफलता हुई, क्या इसका स्टेट वाइज चार्ट तैयार किया गया है? अगर हाँ तो जेपीसी के मेंबरों के सामने पेश किया जाए। सबसे पहली बार सरकार में इस प्रक्रिया की कब शुरुआत हुई कि वक्फ एक्ट 1995 जिसमें 2013 में भारी अमेंडमेंट हो चुके थे, उसमें फिर भारी अमेंडमेंट होने चाहिए। और इस प्रक्रिया के पीछे क्या मुद्दे थे, क्या मंत्रालय के पास देश भर से रिप्रेजेंटेशंस आए थे, और अगर हाँ तो किस किस प्रांत से कितने कितने रिप्रेजेंटेशन किस किस मुद्दे पर आए, उन रिप्रेजेंटेशंस का कोई चार्ट तैयार किया गया, उसकी कॉपी जेपीसी के मेंबरों को प्रस्तुत की जाए। क्या मंत्रालय ने सभी 29 प्रांतीय वक्फ बोर्डों से लिखकर उनसे राय मांगी? अगर हाँ तो कितने बोर्डों के जवाब आए? क्या मंत्रालय ने इन सब जवाबों का कोई चार्ट तैयार किया, उसकी कॉपी जेपीसी को दी जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल वो तो थी ही नहीं, लेकिन सवाल तो पूछना ज़रूरी है। उनसे लिख करके पूछा, क्या उन्होंने उस पर गौर करने के लिए मीटिंगें की, किस किस मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए, उसके कहाँ मिनट्स हैं। मुतवल्लियों से क्या पूछा? मुतवल्ली जो हैं वो महवर हैं वक्फ बोर्डों का, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ का, तो मुतवल्लियों से पूछा क्या? अगर पूछा तो वो चार्ट बनाया होगा, वो दीजिए, पेश करिए। उसके अलावा सबसे अहम बात कि वक्फ मुसलमानों का मुद्दा है। देश में मुसलमानों की बहुतेरी देशव्यापी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, जिस तरह की ये एक संस्था है जहां हम मौजूद हैं इस वक्त। क्या मंत्रालय ने उनसे लिखकर राय मांगी? क्या उनके जवाबों का कोई चार्ट तैयार किया गया? अगर हाँ तो उसकी कॉपी जेपीसी के मेंबरों को दी जाए। वक्फ बिल 2024 में बहुत से प्रपोज़ल हैं जिनका वर्णन स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स में नहीं है। हर बिल के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ रीज़न आता है, वो आधे पौन पेज का है इसमें जो लगा हुआ है, उसमें ज़्यादातर का जिक्र नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सदन में बिल पेश करते समय मंत्री जी ने भी बिल के बहुत से प्रपोजल्स का कारण नहीं बताया, लेकिन मंत्रालय ने तो वक्फ बिल 2024 के हर प्रपोजल के पीछे डिटेल रीज़न लिखकर तैयार किए होंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के पास उसकी कॉपी होगी, वो जेपीसी को दी जाए। और साथ ही साथ ये सारे दस्तावेज़ मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। अब हम आते हैं सेलेक्टिवली, कुछ मैं देख रहा था कि बड़ा अच्छा, पहले जो साहब मैं आया हूँ तो कोई साहब बोल रहे थे ऑनलाइन, बड़ा अच्छा वो कुछ पॉइंट्स बता रहे थे, उसमें कुछ कवर्ड हैं। ये मसलन ये कि वो कह रहे हैं वक्फ बिल का नाम बदल के रख दो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। रीज़न नहीं बताया, कहीं लिख कर नहीं बताया, न बोल के बताया कि क्यों ऐसा है। तो सरकार द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया और ये वक्फ के महत्व को कमज़ोर करता है, इसलिए इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देना चाहिए। सेक्शन 3 में एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई बचा ही नहीं इम्कान कि हर चीज़ कवर ना हो जाए। उसको कह रहे हैं कि, और आगे एक डेफिनेशन और भी है, वो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। पहली बार डेफिनेशन किसी एक्ट में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की आ रही है। ये सब मिस्चिवस मूव्स हैं। उसमें है हर वो सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हो, और वो उसको डिफाइन कर चुके। लिहाजा वक्फ संपत्तियों की एक बड़ी संख्या, हकीकत क्या है, जो सरकार के कब्ज़े में है। ये सच्चर कमेटी में फुल उसकी स्टेटमेंट दिया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है स्टेट वाइज, जो सरकार के कब्ज़े में है। इंदिरा गांधी ने एज प्राइम मिनिस्टर 1976 में एक ख़त लिखा था चारों चीफ मिनिस्टर्स को, वो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है कि बहुत बड़ी तादाद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट जो है काबिज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ को या तो वो एक्वायर कर ले कंपेंसेशन दे करके गवर्नमेंट, या उसका मार्केट रेट के हिसाब से किराया दे, एरियर्स भी दे।
तो ये उसको फिर वक्फ एक्ट 2013 में शामिल कर लिया गया, ये लॉ बन गया। ये उसके बजाय उसका उल्टा कर रहे हैं। ये बिल ज़िला कलेक्टर और राज्य सरकार को ऐसी सब वक्फ संपत्तियों को एक तरफा रूप से सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है। ये प्रस्ताव अस्वीकार है। उसी तरह से जगह जगह ये काम कर रहे हैं। कलेक्टर को सारे पावर्स दे दिए, वक्फ बोर्ड को कलेक्टर के अधीन कर दिया, वगैरह वगैरह। धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। किसी अधिकारी में, या आप गौर से सुनिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का एक साथ जोड़ देना, विलय कर देना, ये अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं वक्फ के मामले में तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुद्दई, तुम ही सब कुछ। दैट इज़ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 50। लिहाजा ये प्रस्ताव भी अस्वीकार है। देन एक नई चीज़ ला रहे हैं, पोर्टल एंड डेटाबेस, नई डेफिनेशन। वो पोर्टल और डेटाबेस होगा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। और उसमें ये आगे चल के कह रहे हैं कि जितने वक्फ हैं एग्जिस्टिंग, 100 साल हो गए और 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, उस पर रजिस्टर करो अपने को। और रजिस्टर करना जो है वो ऐसा काम आसान नहीं है। उसमें इतना डिफ़िकल्ट उसको बना करके, एक तो ये कि बड़ी तादाद में वक्फ डीड्स ही नहीं है। अब मैं अगर पूछूं कि गोल्डन टेम्पल का वक्फ डीड लाइए, है ना, तो कहाँ मिलेगा? लेकिन जाहिर है उसको कोई सवाल ही नहीं था। तो इसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब आपकी चाहे 300 साल पुरानी जायदाद हो, वक्फ प्रॉपर्टी हो, आप डीड लाइए। डीड नहीं है तो नो रजिस्ट्रेशन ख़त्म, वक्फ कैरेक्टर ख़त्म। वक्फ संपत्तियाँ मुसलमानों की संपत्तियाँ हैं, उन पर नियंत्रण मुसलमानों का होना चाहिए। लिहाजा अनुच्छेद 26 के अनुसार वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली जो है, जो ये करने जा रहे हैं, उसका नियंत्रण मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए, न कि सरकार के हाथ में। क्लॉज सेक्शन 3 में एक क्लॉज आर ला रहे हैं कि वक्फ वही कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मतलब ये कि आप कैमरा लगा के देखेंगे आप नमाज ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं 5 साल तक, नहीं, आप कलमा आप दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये भी देखना ज़रूरी है आला लगा करके। तब तय होगा कि आप वक्फ कर सकते हैं कि नहीं। तो कम से कम 5 साल वाला ये जो कर रहे हैं, ये मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक है और किसी अन्य समुदाय के लिए किसी अन्य कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसी तरह से सेक्शन R1 भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं जब यहाँ आया हूँ तो बात चल रही थी वक्फ बाय यूज़र, वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है प्रॉपर्टी पिछले 300 साल से, दैट इज़ ऑल्सो वक्फ। उसके ज़ाहिर है जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। अगर वक्फ डीड नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं नहीं, अब तो ज़रूरी है। लिहाजा ये जो सेक्शन में तब्दीली कर रहे हैं, ये जो प्रस्तावित प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी तादाद में प्राचीन मस्जिदों, मकबरों, कब्रिस्तानों इत्यादि के अस्तित्व, उसके वजूद के लिए घातक है, मुहलक है, फेटल है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और प्रस्तावित संशोधन अस्वीकार है। वक्फ बाय यूज़र हो गया ये। सर्वे का जो है वो सर्वे के लिए अलग से कमिश्नर क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो कोई भी एग्जिस्टिंग ऑफिसर है, अगर उसको कहा जाए कि तुम सर्वे कर लो, वो ऑलरेडी इतना बिजी है, उसके पास इतना काम है कि वो, और उसके अलावा ये कि दूसरे भी 25, 26 और 29 में हैं जहाँ के मुसलमान खुद करेंगे अपना, वो भी इससे वायलेट हो रहा है। और कलेक्टर साहब समझ लीजिए आप, बहुत अगर कुछ लोग वाकिफ़ ना हो, कलेक्टर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के मातहत भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मातहत होता है, क्योंकि वो IAS का मेंबर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस गवर्न होती है होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।
तो दोनों का मातहत जो है उसको चाह रहे हैं कि सब काम वो करें। वक्फ ट्रिब्यूनल हुकूमत की जानिब से मुस्लिम कानून के माहिर को बाहर करने की तजवीज़ है। वहाँ 3 मेंबर होते हैं इस वक्त, बहुत उम्दा इंतज़ाम है, एक जुडिशरी का, एक एग्जीक्यूटिव का और एक मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट। अब जो बिल है इसमें मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट हटा दो। वक्फ ट्रिब्यूनल में ऐसे विशेषज्ञ का समावेश ट्रिब्यूनल के निर्णयों की इस्लाम की आस्था और संस्कृति के ढांचे से संगति के लिए महत्वपूर्ण है, जो वक्फ संपत्तियों में संचालन और प्रशासन के लिए आधारभूत है, और ये आर्टिकल 26 में अनिवार्य भी किया गया है, लिहाजा वो नहीं हटाना चाहिए। ये पूरा चार्ट मौजूद है कि अभी तक ट्रिब्यूनल में क्या है और अब ये क्या करना चाह रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के हुक्म की आखिरी हैसियत, फाइनलिटी, ये कह रहे हैं इसको भी ख़त्म करना है। ये एक रिजत पसंदाना कदम है और वक्फ जायदादों की अहमियत को कमज़ोर करता है, ये भी मनसूख की जानी चाहिए। चेयरपर्सन, जो स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन है, उसको अदम एतमाद के वोट से हटाने की तजवीज़ को हटाने की अभी प्रोविज़न है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मौजूद है। ये कह रहे हैं कि नहीं, अब वो ख़त्म, अब स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहे चेयरमैन बनाएगी, जब चाहे हटा दे उसको। तो जमहूरी अक़दार को बरकरार रखना जाना चाहिए और उस तजवीज़ को मुस्तरद किया जाना चाहिए। फिर मौजूदा कानून में वाक़िफ़ की मंशा, वक्फ जो करता है उसे कहते हैं वाक़िफ़, वाक़िफ़ की मंशा के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है सेक्शन 32 में, ये उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो भी ख़त्म। तो हुकूमत इस ज़मानत को ख़त्म करना चाहती है और ये तरमीम एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी वक्फ के मामले में कोर्ट ने कोई फ़ैसला दे रखा है कि यूँ स्कीम बना लो, इस पर यूँ इम्प्लीमेंट करो, तो एक्ट जो है इस वक्त कानून वो कहता है कि हाँ ठीक है, फ़ाइन, वो भी वक्फ माना जाएगा। ये उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये प्रस्ताव न केवल वक्फ के उद्देश्य के लिए हानिकारक है, बल्कि उसमें अदालत की अवमानना भी है। मौजूदा एक्ट में ये गुंजाइश रखी गई है 36(4), ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर वक्फ डीड मौजूद नहीं है लेकिन उसकी तस्दीक करने वाले दीगर शवाहिद मौजूद हैं, तो वो वक्फ की शनाख्त की बुनियाद बन सकते हैं। लेकिन हुकूमत इस तजवीज़ को इसको ख़त्म करना चाह रही है, वो भी हमें मंजूर नहीं है। देन 36(4) में कई वक्फ बहुत पुराने हैं, अक्सर 1 सदी से भी ज़्यादा पुराने। वक्फ डीड पेश करने पर इसरार करना और पुराने वक्तों की हकीकतों को नज़रअंदाज करना एक गैर मुनसिफाना और वक्फ मुखालिफ कदम है। इसलिए 1995 के एक्ट में ये शिक़ बरकरार रखना ज़रूरी है और हुकूमत की तजवीज़ को मनसूख किया जाना चाहिए। 36(7) में रजिस्ट्रेशन है कैसे होगा वक्फ का, ही प्रिस्क्राइब्ड है पहले से ही, उसमें ये सारे पावर कलेक्टर को देना चाह रहे हैं। वक्फ का रजिस्ट्रेशन जो है अब कलेक्टर तय करेगा। रियासती वक्फ बोर्ड को लाजमी तौर पर कलेक्टर के मातहत करने की तजवीज़ है और उसके अख्तियारात कलेक्टर को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ आईन हिंद के आर्टिकल 25, 26, 29 के ख़िलाफ़ वर्जी है और ये मनसूख कर देनी चाहिए। 36 में एक सब सेक्शन 10 जोड़ना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं अब कि अगर किसी वक्फ ने अपने को रजिस्टर नहीं किया 6 महीने के अंदर अंदर नया कानून बनने के बाद, तो फिर वो वक्फ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकती अपने हक़ में, सब उसकी अपील की हक़ सब ख़त्म। तो इस तजवीज़ के ज़रिए वक्फ के वजूद से मुताल्लिक़ तमाम हक़ायक़ की सूरत हाल को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि तमाम औक़ाफ़ को इस नए पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना चाहिए, जिसे मरकज़ी हुकूमत बनाएगी और कंट्रोल करेगी। ये आइन के आर्टिकल 25, 26, 29 की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये तजवीज़ वक्फ जायदादों के मफादात को महदूद और ख़राब करती है और उसे मनसूख किया जाना चाहिए। सेक्शन 40 का भी अभी ज़िक्र हो रहा था, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को हो गया है। वो ये है कि अगर स्टेट वक्फ बोर्ड ये जानता है उसके अपने रिकॉर्ड के हिसाब से कि फ़लाँ प्रॉपर्टी वक्फ की है,
लेकिन उसके ऊपर बहुत दिनों से नाजायज़ कब्ज़े हैं, तो उसके लिए जो कार्रवाई ज़रूरी है कानूनी वो कर करके उसको छुड़वा सकती है, और वो पावर भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। जबकि वक्फ पर 2006 की जेपीसी और सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि बड़ी तादाद में वक्फ जायदादें तजावुज़ की ज़द में हैं, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। लेकिन 2024 के बिल में रियासती वक्फ बोर्ड्स को अतिक्रमण की ज़द में आए हुए वाली वक्फ जायदादों की शनाख्त करने और उसे वापस हासिल करने के लिए कार्रवाई करने का हक़ देने से इनकार करने की तजवीज़ है, उसको हमें मंजूर नहीं करना है। देन ये पहले से है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कहे फ़लाँ एक्ट का स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑडिटर की फ़ीस होगी वो उस वक्फ की 1.5 आमदनी से, सालाना आमदनी का 1.5% से ज़्यादा की नहीं होगी। बहुत समझदारी वाली बात, ये उसको हटा रहे हैं। इनके अगर आगे एक छोटा सा एक वक्फ है, मान लीजिए 50,000 का, और ये कहें 50,000 की फ़ीस है उसकी, तो बेचो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी, तभी तो दोगे। ये उसको हटा रहे हैं। कितना अनरीज़नेबल है ये प्रस्ताव अनुचित रूप से दमनकारी है और वक्फ के हितों के लिए हानिकारक है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। 52(4) रिकवरी ऑफ एनक्रोच्ड वक्फ प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट में है, नाजायज़ कब्ज़े में है, और उसके ऊपर मुकदमा चलता है, कार्रवाई होती है, उसके बाद जो मौजूदा कानून है उसमें भी है कि अगर वक्फ बोर्ड उसको खाली करवाने के लिए मदद लेना चाहे कलेक्टर की, तो कलेक्टर को लिख देगा, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको खाली करवा के दे। ये उसमें भी ये कह रहे हैं कि उसमें ट्रिब्यूनल का डिसीजन फ़ाइनल होता है। ये कह रहे हैं ट्रिब्यूनल का डिसीजन वहाँ फ़ाइनल नहीं है। डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन सच अपील शैल बी फाइनल, ये उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वक्फ प्राधिकरण बनाए रखनी चाहिए, इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए। उसी तरह से 52(a)(2) है, जहाँ ये कह रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अगर वक्फ के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा है, खिलाफ वर्जी है वगैरह वगैरह कानून की, तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। ये मौजूदा कानून है, ये उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वक्फ के साथ चाहे जितना तजावुज़ कर लो, नो प्रॉब्लम, ना तुम अरेस्ट किए जाओगे, ना तुम्हारे साथ कोई ख़ास प्रोसीडिंग हो। ये वक्फ कानून की मजबूती को कमज़ोर करता है। देन 52(a)(4) में ये है कि कम से कम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यही वक्फ के मामलात को डील करेंगे, वो भी ख़त्म, वो नीचे दर्जे का भी कर सकता है, इससे भी मजबूती कम होती है। पेनल्टी फॉर फेलियर, अगर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है वक्फ बोर्ड, वो भी ख़त्म, पेनल्टी भी नहीं लगा सकता। ये तरह तरह से वक्फ बोर्ड को वैसे भी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसको जो कुछ बचा कुचा है उसको भी बिल्कुल नाकारा बना दो। पेनल्टी तो मुतवल्ली फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई मुतवल्ली कहता है कि मैं वक्फ बोर्ड की बात नहीं मानता, तो उसके ऊपर पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है, वो ख़त्म। अब चाहे जितनी अफरा तफरी हो, शीशा लेदर हो, नो प्रॉब्लम, अच्छा है। नाफरमानी और बदनज़मी का बाइस बनेगा, इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से इम्प्रिजनमेंट, क़ैद को ख़त्म, क़ैद के बजाय तुम पैसा ले लो 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये दो, प्रॉपर्टी कब्ज़ा करो, ख़त्म हो गया काम कानून के हिसाब से। एग्जेम्पशन, ये बहुत अहम है, एग्जेम्पशन और टू वक्फ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट समझ लीजिए, बहुत दिनों से हिंदुस्तान में चला आ रहा है कि अगर मुझे किसी कानून के तहत कोई शिकायत करनी है कि मेरे साथ फलां ने नाइंसाफ़ी की है, तो वो काम करने के लिए लिमिटेशन होता है, यानी कि जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई उसके मैं 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, अलग अलग लिमिट्स हैं, मैं ये मुकदमा कायम कर सकता हूँ। वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है, ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये वक्फ के मामले में अप्लाई नहीं होगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा। और ख़ाली वक्फ के लिए नहीं है, हिंदू प्रतिष्ठानों के लिए भी है, सारे मजहबी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए है। अभी उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, मतलब ये कि लिमिटेशन अगर ख़त्म हो गया मुकदमा करने का तो ख़त्म प्रॉपर्टी। तो तरह तरह से प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी की जो वक्फ की हैसियत है वो ख़त्म करने को कानून बनाना चाह रहे हैं। और आखिरी है ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट।
अगर किसी कानून में और वक्फ़ कानून में आपस में तज़ाद है तो वक्फ़ कानून की बालादस्ती होगी। ये मौजूदा कानून है, ये उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इक्विटी प्रॉपर्टी के बारे में भी ये इतनी सब बातें हैं। अब आप सोच लीजिए हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो लिहाजा ये कि हमें जो है हर एक को अपना जो अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में, वयसलूनका माज़ा यनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, वो खाली रुपए पैसे के लिए नहीं है, वो मेरे वक्त के लिए भी है, मेरी जो इस्तिताअत तरह तरह की है उसके लिए भी है, और मेरे जज्बे मोहब्बत के लिए भी है। उसका माकूल हिस्सा हमें मुस्तकिल करना चाहिए, लेकिन चलो मुस्तकिल नहीं कर रहे हैं, कम से कम अब तो कर लें। तो बस ये मुझे आपसे अर्ज़ करनी थी। आई एम श्योर कि बहुत काफ़ी पहले ही आप सब लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जेपीसी का ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर सब लोग भेज रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से पार्लियामेंट में जो लोग उसको हैंडल करते हैं उन्होंने ख़ुद ही मुझे बताया है कि वो तकरीबन क्रैश हुआ जा रहा है, बड़ा मुश्किल है उसमें से कुछ निकालना। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको अगर इससे हट कर के बीचों के वहाँ हमारी अपीयरेंस होनी, उसके मुताल्लिक़ बहुत सी बातें कुछ करना है तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप करिए, वरना वहाँ से निकालना मुश्किल है। तो अब मेरी एक राय तजवीज़ ये है सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो ये है कि अब जेपीसी का जो ईमेल एड्रेस ऑफिशियल है उसको तो एड्रेस करें, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी ईमेल जब आप भेजें तो आप कॉपी कर सकते हैं जिसको जिसको चाहें, 2 4 6 8 10 लोगों को। तो देख करके पार्लियामेंट की वेबसाइट से जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसमें कई ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं, उनको कॉपी कर दें। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके सेक्रेटरी को, उसके मिनिस्टर को, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी फलां फलां 4 6 8 दफ़ा जगह आप वो कर देंगे तो एक तो आपका रिकॉर्ड बड़ा मजबूत बन जाएगा कि आपने भेजा था, आप बाद में कह सकते हैं, वो भी फिर बन जाते हैं उसके अंदर। और सेकेंडली ये कि वहाँ जो क्रैश हुआ जा रहा है उससे भी हमारी जो मुहिम है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फिद दारैन।